Hey guys, I am Himanshu Sharma. This is my channel Exam Challenger. Today I continue my revision batch series. Now the topic is Keshwananda Bharti case. I already discussed for these three topics there. First is the right to property and basic structure and constitutional amendment for the last video. And the remaining these topics, first is the 9th schedule, Koholo case and judicial review and Article 13. Today I continue these all three topics and one by one I discuss. Now first topic is the 9th schedule guys. For this 9th schedule Article 31 का भी just wait, Article 31 भी क्या बोलता है गाइज? आर्टिकल 31 भी बोलता है जो लॉ है 9th शेड्यूल में कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। मतलब आर्टिकल 31 के 9th में जो भी लॉ आते हैं, जो भी केसेस आते हैं, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर। ठीक है गाइज, ये जो केस आया था ये जो केस आया था ये कब आया था? जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 19 ये शेड्यूल 9th शेड्यूल कब आया था? 9th शेड्यूल आया था जब फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 के अंदर। ठीक है गाइस, जब हमें प्रोटेक्ट करना था जमींदारी एबॉलिश लॉ को। ठीक है गाइस, उस टाइम पे ये केस आया था। उसके बाद इस केस में ये था कि जो सेंटर एंड स्टेट ये दोनों के जो लॉज हैं वो दोनों इसके अंदर गिवन होंगे। मतलब आप दोनों शेड्यूल दोनों स्टेट एंड सेंटर के जो लॉज हैं वो दोनों के दोनों 9th शेड्यूल के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है कि इसमें जो 9th शेड्यूल में है ओनली फॉर द सेंट्रल इज़ अवेलेबल फॉर द लॉ। तो गाइस सेंटर के लिए जो लॉज हैं वो खाली सेंटर के लिए ही नहीं है इसमें लॉ, इसमें उसके साथ साथ स्टेट के लॉ भी अवेलेबल है, ये याद रखना। और पहले स्टार्टिंग में इनिशियली इसमें 13 लॉ थे, अब करंटली इसमें 284 लॉज हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद गाइज आई आर कोहलो केस आया था। आई.आर. कोहिलो केस आया था 2007 में। उस टाइम इसकी वर्डिक्ट चेंज हो गई थी। वो कैसे मैं अभी बताता हूँ गाइज। जो 9th शेड्यूल है ये नॉट इम्यून करती है तो जुडिशरी रिव्यू, मतलब ये जुडिशरी रिव्यू जो है ना उसको प्रोटेक्ट नहीं करती। तो इम्यून मतलब वो जो इसके पास पावर है इम्यून करने की जुडिशरी रिव्यू को, तो ये गलत है गाइस, क्योंकि जुडिशरी जो रिव्यू है वो बेसिक प्रिंसिपल का पार्ट है। तो ये उसके लिए क्रिटिसिज्म बन गया था उस टाइम पे कि भाई ये इसका जो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो इस बेसिक स्ट्रक्चर का जो के पार्ट में कुछ भी अवेलेबल हो, कोई भी केसेस हो, उस पर हम जुडिशरी रिव्यू कर सकते हैं। क्यों? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है, मैं ये जो स्लाइड है आपके सामने, ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपके सामने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्लाइड को। इसमें लिखा हुआ है ये देखो इस टेबल को। इस टेबल में जितने भी पार्ट्स जो चीज़ें लिखी है, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलर, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ, उसके साथ साथ ये देखो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी रिव्यू, मतलब जुडिशरी रिव्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशरी रिव्यू। और जब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उस पर हम अमेंड कर सकते हैं, उस पर अमेंड नहीं कर सकते। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट पे हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, अगर उसको वॉलेट हो रहा है तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है जो 9th शेड्यूल लिखा हुआ है, पहले वो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा था कि 9th शेड्यूल में जो भी केस है हम उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसमें जो भी केस आ जाए। बट कोहलो केस उसकी वर्डिक्ट को चेंज कर रहा है, वो बोल रहा है ये जुडिशरी रिव्यू आ गया है। अब जुडिशरी रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो और बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्या बोलता है, अभी मैंने जो पीछे बताया कि जब भी बेसिक स्ट्रक्चर वॉलेट हो रहा हो तो हम उस केस को रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कौन कौन सी कंडीशन है? ये 2 कंडीशन है गाइज 9th शेड्यूल में, जो कि अगर फंडामेंटल राइट अगर आपका वॉलेट हो रहा हो, अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा हो तो आप जुडिशरी रिव्यू ले सकते हो, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर वॉलेट हो रहा हो तो भी आप जुडिशरी रिव्यू ले सकते हो। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट रही थी ये कोहिलो केस की। ठीक है, अब
अब गाइज आर्टिकल 13 एंड जुडिशरी रिव्यू, ये आपको क्या बताता है? आर्टिकल 13 आपका ये बताता है कि लॉ दैट टेक्स अवे फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। हम फंडामेंटल राइट जो है ना गाइज, कोई भी लॉ हो जो किसी से किसी का फंडामेंटल राइट को छीन ले, मतलब किसी से किसी का फंडामेंटल राइट को छीन रहा हो, लॉ डेट टेक अवे फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, हम उसको वॉइड बोलेंगे। वो वॉइड रहेगा, ख़त्म रहेगा, बेकार रहेगा वो लॉ। क्योंकि जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि सेंटर ने एक लॉ बनाया या स्टेट ने एक लॉ बनाया जो किसी के फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा हो, ठीक है, तो गाइज वो फिर वो नल एंड वॉइड रहेगा, मतलब उसको वो फंडामेंटल राइट जो है ना वो ख़त्म रहेगा, बेकार रहेगा, उसको कोई नहीं मानेगा, ठीक है ना गाइज, वो मानने लायक ही नहीं होगा। ये बताया आर्टिकल 13। और फिर अगर फंडामेंटल राइट को प्रॉब्लम पहुंचा रहा है तो हम उसका जुडिशरी रिव्यू ले सकते हैं। अब पीछे पढ़ा ना मैं पिछले लास्ट स्लाइड में कि भाई जुडिशरी रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है गाइज। तो अब ये एक और वर्ड लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है इज़ नॉट अ लॉ, क्योंकि लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ना कोई लॉ नहीं है ये, क्योंकि अगर कोई लॉ होता तो इसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, मगर ये कोई लॉ नहीं है तो इसका मतलब हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना कोई ये लॉ, तो इसका मतलब ये है कि, एक सेकेंड, ये देखिए आप, इसमें ये बता रहा है दिस लाइन वॉज इंसर्ट करता है बाय 24th अमेंडमेंट 1971। तो ये 1971 में लाइन इंसर्ट की गई थी, तो इसमें ये बताता है 1971 के अमेंडमेंट में, 24 अमेंडमेंट में, कि प्रेसिडेंट ने बोला था कि अमेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को। ये वर्डिक्ट आई थी इस केस की, लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 24 का, उसमें ये वर्डिक्ट आई थी। और केशवानंद भारतीय केस जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको एग्री भी करता है। अब जो एग्री करता है तो हैंस तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी टेक अ फंडामेंटल राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम ले सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए, कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब कोई भी टेक ले सकते हैं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक है। बट कंडीशन है कि बेसिक स्ट्रक्चर वॉलेट नहीं होना चाहिए, हार्म नहीं होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है गाइज, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद गाइज इसके बाद पढ़ते हैं हम 32 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल 32 सॉरी, ये एम्पावर करता है आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड बाइंड्स। तो गाइज आर्टिकल 32 अपने आप में ही एक सेल्फ फंडामेंटल राइट है, ठीक है गाइज, आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 32 में आपको पता रेट्स दायर की जाती है, तो ये आपका फंडामेंटल, उसी के रिगार्ड फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बट एक कंडीशन है गाइज कि आर्टिकल 226 पढ़ लेते हैं एक बार, ये भी सेम यही पावर बताता है, जो एम्पावर करता है हाई कोर्ट टू डू सो। पहले आपको मैं इसके बारे में आर्टिकल 32 के बारे में एक बार बता देता हूँ। ये बताता है एम्पावर करता है आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड बाइंड्स सुप्रीम कोर्ट टू डू सो। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट उसे किसी लॉ को जो इनवैलिड घोषित किया गया है, किसी इनवैलिड घोषित कर सकता है उस लॉ को जो कि फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है ना, जो इसलिए तो रिट्स दायर की जाती है और हाई कोर्ट में जाके फिर केस लड़ा जाता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट को अगर इनवैलिड अगर घोषित कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसको उस केस को नल एंड वॉइड कर सकते हो, इनवैलिड घोषित कर सकते हो, ठीक है गाइस। ऐसे ही हाई कोर्ट है, आर्टिकल 266 बोल रहा है हाई कोर्ट टू डू सो, हाई कोर्ट भी ये, मगर हाई कोर्ट जो है ना कैन स्ट्राइक कर सकता है सेंटर के लॉ को। ये इसमें इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि हाई कोर्ट स्ट्राइक कर सकता है सेंटर के लॉ को। वो कैसे? सेंटर में कोई भी लॉ बनाया गया फंडामेंटल राइट को लेके, अगर हाई कोर्ट चाहे, इंडिया का कोई भी हाई कोर्ट हो, अगर वो चाहे तो उसके केस को वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, वो उस पर डिपेंड करता है, उस हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है गाइज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि
आर्टिकल 266 इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 266 जो है ना वो फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए अगर उसके मन में है तो वो उसको मानेगा, नहीं मन में है तो नहीं मानेगा, क्योंकि ये पहले भी वर्डिक्ट आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि हाई कोर्ट कोई भी हाई कोर्ट हो, वो फंडामेंटल राइट को इनवैलिड कर भी सकता है, नहीं भी। ठीक है गाइस, ये पहले वर्डिक्ट आ चुकी है। तो गाइज अब इसमें आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है फॉर द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, याद रखना। बट दिस टर्म इज़ नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कहीं भी ये जो टर्म्स है। ठीक है गाइस, और आपको ये मैंने अभी बताया पीछे आपको कि ये जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू है ये बेसिक प्रिंसिपल का पार्ट है। ये आपने कहाँ पढ़ा? मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, जो केशवानंदा भारती केस की जो फर्स्ट वीडियो थी, ये सेकंड पार्ट है उसका। उसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये देखिए जो भी इसमें लिखा है, जो भी लिखा है इसके अंदर, ये देखो, ये जितनी भी चीज़ें ये सारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना आप, ये फंडामेंटल राइट में आता है जुडिशियल रिव्यू। तो गाइस